हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम डिस्कस करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति पहली और दूसरी, ये आकृति पहली है और ये आकृति दूसरी है, में DE समांतर है BC के, यानी कि जो DE है वो BC के समांतर है। इस पर भी हम देखेंगे जो DE है वो BC के समांतर है। पहले वाले में हमें EC का मान बताना है और दूसरे वाले में हमने AD का मान बताना है। पहले वाली आकृति में हमें EC का मान निकालना है और दूसरे वाले में AD का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे थेल्स की प्रमेय का यूज करेंगे। तो थेल्स की प्रमेय क्या होती है कि जैसे हमने पढ़ा था कि ये एक त्रिभुज है, अगर इसी के समांतर, एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा दे रखी है, तो जो इनका अनुपात होगा, यानी कि इसका जो अनुपात होगा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो हमें यहाँ पे पहले नंबर में सॉल्व करना है। तो पहले नंबर में दिया है DE जो है समांतर है BC के। अब DE BC के समांतर है, यानी कि ये BC है और यहाँ पे दे रखा है DE। तो इस भुजा का अनुपात, यानी AB की भुजा का जो अनुपात होगा वो AC के भुजा के अनुपात का बराबर होगा, यानी कि AD बटे DB। यहाँ पे हम लिखेंगे AD और बटे में DB जो होगा बराबर होगा AE बटे में EC के। और इसी में हम मान रख देंगे। हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो AD है वो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से DB है, DB बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। साथ में यहाँ पे AE का मान भी दे रखा है, AE का मान है 1 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है EC का मान, कि EC का मान कितना होगा। हम AD का मान रखेंगे तो AD का मान 1.5 है और DB का मान है 3। इसी प्रकार से AE का मान हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर और EC का मान हमें निकालना है। हम यहाँ पे EC ही लिख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, यानी कि 15/30 हो जाएगा और बराबर में 1/EC है। इसको काटेंगे 15 1 के 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 आएगा। तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/EC के। EC का गुणा 1 से कराएंगे तो ये EC हो जाएगा और 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो 2 1 के 2। तो इस प्रकार से हमें EC का मान प्राप्त हो गया 2 सेंटीमीटर और यही हमें निकालना था। तो यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में देखेंगे तो वही क्वेश्चन है कि DE समांतर है BC के, यानी कि जो DE है वो BC के समांतर होगा। फिर हमें यहाँ पे बताना है कि AD का मान कितना होगा। इस बार हमें AD का मान निकालना है। हमें DB का मान दे रखा है तो DB का मान 7.2 रखेंगे। इसके अलावा AE का मान दे रखा है हमें कि AE का जो मान है वो 1.8 सेंटीमीटर है और EC का मान भी हमें दे रखा है 5.4। ये भी हमें दे रखा है कि जो DE है समांतर है BC के, तो जो AB भुजा का अनुपात होगा वो AC भुजा के अनुपात के बराबर होगा, यानी AD बटे DB। यहाँ पे पहला उसी तरह से हमने लिख लिया है, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। AD का मान हमें निकालना है। DB का मान देखेंगे तो 7.2 है। AE का मान है 1.8 और EC का मान है 5.4। हम दशमलव से दशमलव को काटेंगे तो ये हो जाएगा 18/54। 18 1 के 18, 18 त्रिक 54, यानी ऊपर 1 और नीचे 3। इस प्रकार से AD बटे 7.2 बराबर हो जाएगा 1/3 के। 7.2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो AD बराबर हो जाएगा 7.2/3, क्योंकि 7.2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 7.2 ही आएगा।
3 से हम इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी कि 2.4 आएगा। इस प्रकार से जो AD का मान आएगा वो 2.4 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ से थेल्स का प्रमेय यहाँ पे यूज किए हैं। तो थेल्स की प्रमेय जो होती है ये इसी तरह से यूज होती है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो हमें एक यहाँ पे त्रिभुज बनाना होगा और हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया और इसका नाम दे दिया P, इसका नाम दे दिया Q और इसका नाम दे दिया R। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि PQ और PR, PQ ये है और PR ये है। कह रहा है कि इस पे बिंदु E और F स्थित है, यानी कि यहाँ पे बिंदु E है और यहाँ पे बिंदु F है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के, यानी कि EF जो है वो QR के समांतर है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक EF से रेखा खींचनी होगी। यहाँ पे हमने एक EF से होते हुए एक रेखा खींच दिया। अब हमें ये बताना है कि जो QR है वो EF के समांतर है कि नहीं है। तो QR जब EF के तभी समांतर होगा जब इनका PQ का अनुपात बटे PR के अनुपात के बराबर होगा। जो PQ का अनुपात है वो PR के अनुपात के बराबर होगा, तभी ये संभव है। तो हम यहाँ पे PQ का अनुपात निकालेंगे। तो PQ का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, PE बटे EQ रखना होगा, यानी कि PE बटे EQ का मान निकालेंगे। तो PE का जो मान है वो 3.9 है और EQ का मान देखेंगे तो 3 है। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे होगा 39/10। इसके आगे ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 39/30 हो जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 10। अब इसी तरह से हमें निकालना होगा PF/FR। PF का मान देखेंगे 3.6 है और FR का मान 2.4 है। यहाँ भी दशमलव से दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24। इसको हम 12 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36 होता है और 12 दूनी 24 होता है। तो हमने देखा कि इनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं आ रहा है। अगर अनुपात बराबर नहीं आ रहा है तो ये दोनों समांतर नहीं होंगे। जो QR है वो EF के समांतर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि EF समांतर EF और QR समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। अगर इनका अनुपात बराबर आ जाता तो समांतर होता, अगर अनुपात बराबर नहीं आ रहा तो समांतर नहीं है। यहाँ से इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में सिर्फ नंबर बदल जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। त्रिभुज भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। उसी तरह से हमें निकालना है, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएंगे। PE बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये है EQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद QE, EQ कहें या QE कहें दोनों बराबर ही होगा। QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह PF बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखा है और इसके बाद दे रखा है RF बराबर 9 सेंटीमीटर। FR और RF दोनों एक ही हैं, तो इस पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे यहाँ पे FR है तो FR को ही हम RF लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं एक ही हैं। हम उसी तरह से निकालेंगे, पहले PE बटे EQ। PE का मान है 4 और QE कहें या EQ कहें दोनों वही होगा, तो 4.5। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, ऊपर 40 होगा और नीचे होगा 45। 5 से हम काटेंगे तो 5 8 40 होता है। अब 5 नाम 45 होता है।
पी एफ का मान देखेंगे तो 8 है, एफ आर का मान देखेंगे तो 9 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका भी जो अनुपात आया है वो 8/9 है और इसका भी अनुपात है 8/9 है। दोनों के जो अनुपात आए हैं वो बराबर हैं। अगर दोनों के अनुपात बराबर होते हैं तो ई एफ जो होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। तो हम लिख देंगे क्यू या ई एफ समांतर है क्यू आर के। बस यहाँ से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। हमें सिर्फ बताना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के कि नहीं है। तो यहाँ पे दोनों के अनुपात बराबर आ गए तो इसलिए ये दोनों समांतर होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में भी उसी तरह से नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी तो सब रहेगा उसी तरह। पी क्यू बराबर 1.28 बराबर दे रखा है। सॉरी, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में दे रखा है पी क्यू बराबर 1.28। फिर इसके बाद दे रखा है पी आर, और पी आर बराबर है 2.56। तीसरा नंबर हम देखेंगे, तीसरे नंबर में हमें दे रखा है पीई, और पीई का मान दे रखा है यहाँ पे 0.18। पीई के बाद दे रखा है पीएफ, और पीएफ का मान है 0.36। ये क्वेश्चन थोड़ा बाकी से अलग है तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। हम इसको हटा देते हैं। हमें अनुपात निकालना है, यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ पे पी क्यू इस बार दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पी क्यू और पी आर, फिर यहाँ पे देखेंगे पी क्यू है और ये पी ई है, यानी हमें पहले ये पूरी भुजा लेना है पी क्यू। या हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे पी क्यू बराबर, पी क्यू का हमने देखा कि यहाँ पे पी क्यू दो पार्ट में डिवाइड है। जैसे ये पूरी लंबाई इसकी पी क्यू की है, पी क्यू की दो लंबाई हैं, एक पी ई है दूसरा ई क्यू है, यानी पी ई और ई क्यू मिल करके बना है पी क्यू। पी क्यू बराबर देखेंगे तो 1.28 है, और पी ई का मान है तो 0.18 है। ई क्यू का हम मान निकाल लेंगे। ये 0.18 को इधर लाएंगे तो 1.28 माइनस 0.18 बराबर ई क्यू। अब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.10, यानी ई क्यू का जो मान आ गया वो आ गया 1.1। इसी तरह से हमें यहाँ पे पी आर दिया हुआ है। पी आर यहाँ पे दो भुजाओं से मिलकर के बना है, एक तो पी ई पी एफ प्लस एफ आर। पी आर का जो मान है वो 2.56 है और पी एफ का मान है 0.36। ये इधर आएगा तो 2.56 माइनस 0.36। अब इनको हम घटाएंगे तो ये 0, यहाँ पे 2.2, यानी कि 2.20 आएगा। इसका जो मान आया वो 2.20 आया। पीई का मान हमें दे ही रखा है 0.18, और पीएफ का मान इसका हमें दे रखा है 0.36। अब हम अनुपात निकालेंगे कि अनुपात कितना होगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको लगाना है, इसके नीचे से भी हम हल करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि पीई बटे में ई क्यू निकालेंगे। हमें ये वाली भुजा नहीं दिया हुआ था, पूरी भुजा की लंबाई दे रखी थी, इतनी भुजा की लंबाई दे रखी थी, तो हमने पूरी भुजा में से इतनी भुजा को हटा दिया था तो ये भुजा आई थी। तो पीई बटे ई क्यू, पीई का मान है 0.18 और इसका मान है 1.1। इसको आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 18/110, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हमने 1 0 लगा लिया और फिर दशमलव से दशमलव को हटा दिया तो 18/110 हो गया। 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये 55 हो जाएगा।
इसी तरह से इधर वाली भुजा का अनुपात निकालेंगे, यानी कि पी एफ बटे एफ आर। पी एफ का मान है 0.36 और इसका मान है 2.20। दशमलव से दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 36/220। 4 से हम काटेंगे, 4 नाम 36 होता है और 4 से इसको काटेंगे तो ये 55 आएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पी क्यू की भुजा का जो अनुपात है वो पी आर की भुजा के अनुपात के बराबर है। तो अगर दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है तो जो ई एफ होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई क्यू, ये तो हम एक लाइन और लिख देते हैं कि पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ अपान एफ आर के। इसलिए जो ई एफ है वो समांतर होगा क्यू आर के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आकृति में यदि एल एम समांतर है सी बी के, यहाँ पे देखेंगे एल एम ये है और ये सी बी है, तो एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, यानी ये एल एन है और ये सी डी है। यानी एल एम समांतर हमें दे रखा है सी बी के और एल एन समांतर दे रखा है हमें सी डी के। हमें सिद्ध करना है कि जो ए एम बटे ए बी है वो ए एन बटे ए डी के बराबर है। तो यहाँ पे दो अलग अलग हम त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज का नाम देंगे यहाँ पे ए सी बी। एक त्रिभुज हमें दिख रहा है ए सी बी। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये वाला पार्ट हटा देते हैं तो ये हमें त्रिभुज इस प्रकार से दिखेगा कि ए सी बी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी लिखें या ए बी सी लिखें। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमने देखा कि यहाँ पे एल है, तो जो सी बी है वो एल एम के समांतर है, यानी कि एल एम समांतर होगा सी बी के। अब इस पे हम थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। थेल्स का प्रमेय क्या होता है कि जिधर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो भुजाएं हो गई, अब एक ए बी भुजा हो गई और एक ए सी भुजा हो गई। तो जैसे हम यहाँ वाली भुजा लेंगे, जैसे हम ए सी की भुजा का अनुपात लेंगे, ठीक उसी प्रकार से हमें ए बी की भुजा का अनुपात लेना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ए एम बटे एम बी लेते हैं, इधर अगर हम लेते हैं ए एम बटे एम बी, जैसे हम पहले ए से एम लिया फिर एम से बी, तो इधर हमें लेना होगा ए एल और बटे में ए सी, सॉरी एल सी। अगर हम यहाँ पे ए एम बटे ए बी लेते हैं, यानी पहले हम यहाँ पे ए से एम लें और बटे में ए से बी ले लें, तो इसी प्रकार से हमें इस वाली भुजा का अनुपात लिखना होगा। यानी कि ए से हमें एल लेना होगा और फिर ए से हमें सी लेना होगा, और ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं थेल्स के प्रमेय के अनुसार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए एम है, ए एम अपान ए बी जो होगा वो होगा ए एल बटे ए सी के, सॉरी ए एल बटे यहाँ पे ए सी के। हाँ, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। और इसको हम लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी त्रिभुज को हम कंप्लीट करते हैं। इधर वाला हम पार्ट हटा देंगे, और L से एक रेखा यहाँ पे गई थी, यहाँ पे L था और यहाँ पे N है और यहाँ पे था D। आगे वाले में दिया है कि जो LN है वो समांतर है CD के, यानी जो LN है वो CD के समांतर है। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ADC में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में जो LN है वो CD के समांतर है। अगर LN CD के समांतर है तो इस भुजा का जो अनुपात होगा वो इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो हम उसी प्रकार से लेंगे कि यहाँ पे AL बटे AC ले लेंगे, AL बटे AC लेंगे। यहाँ पे हमें उसी तरह से लेना होगा, यानी कि AN बटे में AD,
तो जिस तरह से अनुपात हम इधर लेंगे ठीक उसी तरह से अनुपात हमें इधर लेना होगा। अब इसको हम हटा देते हैं। हम इसको जैसे यहाँ पे ए एल बटे ए सी है और ए एन बटे ए डी है, तो इसको हम इधर लिख सकते हैं और इसको इधर लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं ए एन बटे ए डी बराबर ए एल बटे ए सी। यहाँ भी लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 1 इसको मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया इसको। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी ए एल बटे ए सी दे रखा है और इस पे भी ए एल बटे ए सी दे रखा है। तो दोनों में ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी दे रखा है। तो अगर ए एल बटे ए सी इसके बराबर है और ए एल बटे ए सी इसके बराबर है, तो ये जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए एल बटे ए सी दोनों में दिया है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के बराबर होगा, यानी कि ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि आकृति में डी ई समांतर है ए सी के, यानी ये आकृति है। इन दोनों आकृति को मैंने अलग से बनाया है। ये आकृति है और इस पे कह रहा है कि जो डी ई है वो ए सी के समांतर है, और इसी प्रकार से जो डी एफ है वो ए ई के समांतर है। हमें ये सिद्ध करना है कि बी एफ अपान एफ ई बराबर होगा बी ई बटे ई सी के। तो इसी आकृति को मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि जो डी ई है वो ए सी के समांतर है, तो मैंने यहाँ पे जो डी ई है उसको ए सी के समांतर ले लिया है, और दूसरी वाली आकृति में जो डी एफ है वो ए ई के समांतर ले लिया है, यानी ये डी एफ है और इसको मैंने ए ई के समांतर लिख लिया है। इसी आकृति से निकाल करके ये आए हैं। तो मैं अब इस आकृति को हटा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं त्रिभुज लूँगा ए बी सी करके। तो लिखूँगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखूँगा कि जो डी ई है वो समांतर है ए सी के, और ये हमें दे रखा है डी ई समांतर है ए सी के। अब अगर यहाँ पे ये देखेंगे कि ये 2 भुजाएं समांतर हैं, तो बाकी जो बी सी है, यहाँ पे बी सी है, इस भुजा का अनुपात जो होगा इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। हमें यहाँ पे बी एफ अपान एफ ई निकालना है, यानी कि देखेंगे हमें यहाँ पे बी ई बटे ई सी दिख रहा है, यानी कि पहले तो हमें बी से ई लेना है और फिर ई से सी लेना है। तो अगर हम इधर बी से ई लेंगे और ई से सी लेंगे, यानी कि बी ई अपान ई सी, तो इधर हमें लेना पड़ेगा पहले बी से डी और फिर डी से ए। जैसे अनुपात हम इधर लेंगे ठीक वैसे ही अनुपात हमें इधर लेना है। तो ये बी ई अपान ई सी जो होगा वो बी डी बटे डी ए के बराबर होगा। ये थेल्स की प्रमेय से कि अगर 2 भुजाएं बराबर होते हैं तो उनके जो अनुपात होते हैं, भुजाओं का अनुपात होता है, वो बराबर होता है। और यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये बन गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में देखेंगे तो यहाँ पे डी एफ जो है वो समांतर है ए ई के, और ये भी दे रखा है। तो इधर भी उसी तरह से करना है कि बी एफ अपान एफ ई लेंगे, बराबर हो जाएगा बी डी अपान डी ए के। इसको भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से,
और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया। तो समीकरण 1 में देखेंगे तो बी डी अपान डी ए दे रखा है और समीकरण 2 में भी दे रखा है बी डी अपान डी ए, यानी कि बी डी अपान डी ए इस पे भी है, बी डी अपान डी ए इस पे भी है। तो बी डी अपान डी ए बराबर बी डी अपान डी ए के है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बी ई बटे ई सी बराबर हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई के, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हमें बी एफ अपान एफ ई बराबर निकालना था बी ई बटे ई सी के, तो बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी के है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू के और डी एफ समांतर है ओ आर के। हमें दो चीज़ें दी हुई हैं कि जो डी ई है वो ओ क्यू के समांतर है और डी एफ जो है ओ आर के समांतर है। हमें ये दिखाना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर होगा। तो हमें यहाँ पे डी ई और ओ क्यू के बारे में दिया है कि डी ई ओ क्यू के समांतर है। तो हम देखेंगे तो जो डी ई है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है पी ओ क्यू, मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ अलग से। यहाँ पे P है, यहाँ पे O है और यहाँ पे Q है और ये DE है। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो DE है वो समांतर है यहाँ पे OQ के। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज POQ में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में। अगर त्रिभुज POQ में हम देखते हैं तो जो DE है वो समांतर है OQ के। तो अगर यहाँ पे DE जो है OQ के समांतर होगा तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी PD बटे DO बराबर होगा PE बटे EQ के। PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PD बटे DO के। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आते हैं डी एफ और ओ आर पे। तो इसके लिए भी अलग से हम देखते हैं कि डी एफ और ओ आर कहाँ पे मिलेगा। तो हमें यहाँ पे देखेंगे तो डी एफ यहाँ पे त्रिभुज पी ओ आर हम लेंगे, त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज पी ओ आर हमने लिया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है डी एफ, तो डी एफ हमारा बन रहा है पी ओ और पी आर पे। यहाँ पे डी है, पी ओ में डी है और यहाँ पे एफ है। तो कह रहा है कि जो डी एफ है वो ओ आर के समांतर है। तो यहाँ पे ये जो डी एफ है ये ओ आर के समांतर है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हम उसी तरह से यहाँ पे लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में दिया हुआ है कि जो डी एफ है वो समांतर है ओ आर के। तो अगर डी एफ ओ आर के समांतर है तो जो पी एफ अपान एफ आर होगा वो बराबर हो जाएगा पी डी अपान डी ओ के, पी डी अपान डी ओ के बराबर हो जाएगा। इसको भी हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमको ये दर्शाना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। ई एफ हमें कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, और क्यू आर हमें मिलेगा यहाँ पे। यानी कि अगर बाकी के पार्ट हम हटा दें यहाँ से तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा ई एफ और यहाँ पे बचेगा क्यू आर। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है।
तो अगर ई एफ क्यू आर के समांतर होगा तो पी ई अपान ई क्यू जो होगा, पी ई अपान जो ई क्यू होगा वो बराबर आएगा पी एफ अपान एफ आर के। अगर पी ई अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर के बराबर आता है तो यहाँ पे ई एफ जो होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। तो हम इन्हीं दोनों समीकरण को लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो पी डी अपान डी ओ यहाँ भी दे रखा है और पी डी अपान डी ओ यहाँ भी दे रखा है, यानी कि पी डी अपान डी ओ जो है पी डी अपान डी ओ के बराबर है। तो ये इसके बराबर है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी ई बटे ई क्यू बराबर में पी एफ बटे एफ आर। ये चीज़ें हमने यहाँ पे पहले ही समझ लिया था कि पी ई अपान ई क्यू बराबर अगर पी एफ अपान एफ आर के है तो जो ई एफ होगा वो क्यू आर के समांतर होगा। इसको कहा जाता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ क्यू आर के तभी समांतर होगा जब इसका पी ई अपान ई क्यू जो होगा वो पी एफ अपान एफ आर के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय का विलोम, का विलोम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से कि आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। हमें यह दर्शाना है कि बी सी जो है वो क्यू आर के समांतर है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमें 6 हल करना है। तो एक आकृति है, ये आकृति हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु, ये यहाँ पे देखेंगे ओ से पी है तो ओ से पी में बिंदु ए है, ओ से क्यू में बिंदु बी है और ओ से आर में बिंदु सी है, ये स्थित है। और ये कह रहा है कि जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है, जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर है। सॉरी, जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर हमें दिखाना है और ए सी जो है वो पी आर के समांतर है। ये हमें आकृति दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ए बी है वो पी क्यू के समांतर है और ए बी यहाँ पे है और जो पी क्यू है वो यहाँ पे है। तो ये जो त्रिभुज बनेगा वहाँ पे पी ओ क्यू बनेगा। तो हम यहाँ पे अलग से एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। ये O है और ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो PQ के समांतर एक रेखा खींची गई है AB, यानी जो AB है वो PQ के समांतर है। यहाँ पे दे रखा है कि AB के समांतर है PQ, AB के समांतर हमने एक रेखा यहाँ पे PQ ले लिया। तो हमें कुल मिलाकर के पहला त्रिभुज लेना होगा POQ में। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में। POQ में हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि जो AB है वो समांतर है PQ के। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो AB है PQ के समांतर है तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि PA अपान AO या OA अपान AP। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि OA अपान AP या PA अपान AO, दो में से हम कैसे भी ले लें। तो हमारा O यहाँ पे है, हम पहले O से A जाएंगे और A से P जाएंगे, यानी OA अपान AP। तो इधर भी हमें O से B जाना होगा और B से Q जाना होगा, OB अपान BQ। ये हो जाएगा थेल्स की प्रमेय से। थेल्स प्रमेय बस लिख देते हैं, थेल्स प्रमेय से। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1।
तो हमने पहले त्रिभुज से यहाँ पे इनके दोनों भुजाओं का अनुपात निकाल लिया। दूसरा हमें यहाँ पे दिया है कि AC जो है वो PR के समांतर है, तो AC यहाँ पे है और PR यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे त्रिभुज लेना होगा POR। यहाँ पे O लेंगे, ये P है और ये R है, और PR के समांतर एक रेखा AC है, तो ये A हो गया और ये C हो गया। तो हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे POR। त्रिभुज POR में हमें दिया हुआ है कि जो AC है वो समांतर है PR के, तो यहाँ भी उसी प्रकार से हम लेंगे जैसे हमने यहाँ वहाँ पे लिया था कि OA बराबर OA अपान AP बराबर OC अपान CR। यहाँ भी लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको हटा देंगे। हमें यह दिखाना है कि जो BC है वो समांतर है QR के, यानी कि ये जो BC वाली लाइन है वो QR के समांतर है। QR यहाँ पे दे रखा है Q और यहाँ पे है R, और इसी तरह से यहाँ पे O है और ये समांतर है BC के। तो अगर हमें ये दिखाना है कि जो BC है वो QR के समांतर है, तो इनका जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, यानी कि जो OC है वो CR के बराबर होना चाहिए। OC अपान CR जो है वो बराबर होना चाहिए OB अपान BQ के। अगर OC अपान CR बराबर हो जाएगा OB अपान BQ के, तो BC जो है वो QR के समांतर हो जाएगी थेल्स प्रमेय का विलोम से। तो हम निकालते हैं, हमें निकालना है OC अपान CR बराबर OB अपान BQ। अब हम समीकरण 1 और 2 ले लेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो यहाँ पे OA अपान AP दोनों बराबर हैं। तो अगर OA अपान AP बराबर हैं तो यहाँ पे OB अपान जो BQ होगा वो बराबर हो जाएगा OC अपान CR के, यानी जो OC अपान CR होगा वो बराबर होगा OB अपान BQ के। और ये हमने यहाँ पे निकाला है कि अगर OC अपान CR OB अपान BQ के बराबर होगा तो BC जो होगा वो QR के समांतर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BC समांतर है QR के। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। जैसे हमने प्रमेय नंबर 1 में पढ़ा था कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, तो एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा जब हम दूसरी रेखा खींचते हैं तो जो अनुपात आता है, यानी हम मान लें इसको A, इसको मान लें B, इसको मान लें C, इसको अगर हम मान लेते हैं P और इसको हम मान लेते हैं Q, तो जो AP अपान PB होगा, यानी AB भुजा का जो अनुपात होगा AP अपान PB वो बराबर होगा AQ अपान QC के। इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, इसी को कहते हैं प्रमेय नंबर 6.1, इसी को BPT हम कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था शुरू में। तो इसी प्रमेय का हमें यूज करके ये सिद्ध करना है। आगे पढ़ेंगे एक बार और क्वेश्चन, कि क्वेश्चन दिया कि एक त्रिभुज, तो सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज लेना होगा।
और इस त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, हमने एक भुजा मान लिया ए बी है और इसका मध्य बिंदु ले लिया पी। तो अगर यहाँ पे पी मध्य बिंदु होगा तो जो ए पी होगा वो बराबर होगा पी बी के। अगर P यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु है तो जो ए पी होगा वो पी बी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु हमने ले लिया P से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा यानी कि BC के समांतर एक हमें रेखा खींचना है और इस बिंदु का हमने नाम दे दिया Q। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी जो बिंदु Q है वो इसको समद्विभाजित करता है AC को, यानी AQ जो होगा वो QC के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम जैसे जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु P है। तो अगर मध्य बिंदु P है तो यहाँ पे AP बराबर हो जाएगा PB के। अब हमें सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि जो Q है वो AC का मध्य बिंदु है। Q AC का मध्य बिंदु है, अर्थात AQ बराबर हो जाएगा QC के। हमें ये सिद्ध करना है कि जो AQ है वो QC के बराबर है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके। अब हम इसको हल करते हैं। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि AP अपान PB, AP अपान PB बराबर रखेंगे AQ अपान QC के। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो PQ है वो समांतर हो जाएगा BC के। प्रमेय 6.1 से। तो अगर प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि जैसे BC के समांतर हमने PQ रखा है, BC के समांतर PQ है, तो यहाँ पे भुजा AB का जो अनुपात होगा भुजा AC के अनुपात के बराबर होगा। भुजा AB का जो अनुपात होगा वो AP अपान PB होगा और भुजा AC का जो अनुपात होगा वो AQ अपान QC होगा, यानी AP अपान PB जो होगा वो AQ अपान QC के बराबर होगा। यहाँ पे हमने रख दिया। इसके बाद हमें पता है कि जो AP है वो PB के बराबर है, यानी जहाँ पे PB रखा है हम उसकी जगह AP रख सकते हैं। तो ये AP है तो AP ही रहेगा और PB की जगह हम रख देंगे AP। यहाँ पे हो जाएगा AP, क्योंकि जो PB है वो AP के बराबर है और यहाँ पे AQ है बराबर में QC। AP से AP कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 और ऊपर बचा AQ और यहाँ पे बचा QC। इस QC का मल्टीप्लाई 1 के साथ हम करा देंगे तो QC बराबर हो जाएगा AQ के। AC बराबर यहाँ पे आ गया AQ के और यही हमें निकालना था कि जो AQ है वो QC के बराबर है। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया कि AQ बराबर हो गया QC के। तो लिख देंगे अतः Q AC का मध्य बिंदु है। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेम की तरह है, बस वहाँ पे विलोम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 6.2 क्या है कि थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज कह रहा है तो हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा। हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया और इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। तो एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, हमने मान लिया एक भुजा ए बी है और दूसरी भुजा ए सी है। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो पी है और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो क्यू है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु Q है। इस तरह से हमने मान लिया कि जो AB का मध्य बिंदु है वो P है और जो AC का मध्य बिंदु है वो यहाँ पे Q है। अब आगे कह रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी P और Q को जो मिलाने वाली रेखा है वो BC के समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो PQ है वो BC के समांतर है। अगर PQ BC के समांतर होगी तो AB भुजा का अनुपात बराबर होगा AC भुजा के अनुपात के, यानी AP अपान PB जो होगा, AP अपान PB वो बराबर हो जाएगा AQ अपान QC के। अगर AP अपान PB बराबर AQ अपान QC होगा तो यहाँ पे जो PQ होगा वो समांतर हो जाएगा BC के। बस हमको ये वाला पार्ट निकालना है। अगर ये पार्ट निकल आया तो PQ समांतर हो जाएगा BC के। ये हमें दिया था, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो PQ है वो समांतर है BC के। अब हम इसको हल करते हैं। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो P है AB का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो AP होगा वो PB के बराबर होगा, क्योंकि जो P है वो AB का मध्य बिंदु है तो AP बराबर हो जाएगा PB के। इसी प्रकार से Q जो है वो AC का मध्य बिंदु है तो AQ बराबर हो जाएगा QC के। AQ बराबर हो जाएगा QC के। इतना हमने लिख लिया। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो भुजा AB का अनुपात लेते हैं। भुजा जो AB है इसका अनुपात देखेंगे तो AP अपान PB होगा। AP अपान हो जाएगा यहाँ पे PB के। अब इसके बाद AP को हम AP ही रखेंगे और जो PB है वो AP के बराबर है, तो यहाँ पे हम रख देंगे PB AP, क्योंकि जो PB है वो AP के बराबर है तो PB की जगह हम रख देंगे यहाँ पे AP। AP से AP कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1। ये मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से AC भुजा का अनुपात निकालेंगे तो जब AC भुजा का अनुपात निकालेंगे तो AQ अपान QC हो जाएगा। AQ अपान QC हो जाएगा। AQ की जगह AQ ही रखेंगे और QC, जो QC है वो AQ के बराबर है। यहाँ भी AQ से AQ को काट देंगे तो ये भी आ जाएगा 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आगे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 में अगर हम देखेंगे आगे तो यहाँ पे इस पे भी 1 है और इस पे भी 1 है, यानी AP अपान PB बराबर भी 1 है और AQ बराबर QC बराबर भी 1 है। तो इस वजह से AP अपान जो PB होगा, AP अपान PB होगा
वो बराबर हो जाएगा ए क्यू अपान क्यू सी के, क्योंकि यहाँ पे एक इसके बराबर है तो ये वाला समीकरण इसके बराबर है, तो ए पी अपान पी बी जो होगा ए क्यू अपान क्यू सी के बराबर हो जाएगा। और यही हमें निकालना था कि अगर ए पी अपान पी बी बराबर है ए क्यू अपान सी की क्यू सी के, तो पी क्यू जो होगा वो बी सी के समांतर होगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमें निकालना था पी क्यू जो है, पी क्यू समांतर है बी सी के, और यहाँ पे लिख देंगे प्रमेय 6.2 डाल देते हैं, प्रमेय 6.2 से। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब क्या होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा हो वो बराबर होना चाहिए, यानी समांतर होना चाहिए। समलंब हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे एक हमने समलंब बना लिया। समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं। तो एक हमने यहाँ पे समलंब बना लिया। इस भुजा का हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, यानी कि जो ए बी होगा, भुजा ए बी होगा, वो समांतर होगा भुजा डी सी के। और यहाँ पे दे भी रखा है कि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के, यानी कि ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समांतर होगा। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब विकर्ण क्या होता है कि जैसे हम ए से सी पे यहाँ पे मिलाएंगे और बी को डी से मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहा है। तो हमने उसको उसी तरह से डायग्राम बना दिया। अब हमें ये दर्शाना है कि जो ए ओ है, ए ओ अपान बी ओ, यानी ए ओ यहाँ पे है और बी ओ यहाँ पे है, वो बराबर है सी ओ अपान डी ओ के, यानी सी ओ यहाँ पे है और डी ओ यहाँ पे है। तो हमें इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना में हम क्या करेंगे कि ए बी और सी डी के समांतर एक हम यहाँ पे रेखा खींच देंगे पी क्यू। इसका नाम दे दिया बिंदु का P और इस बिंदु का नाम दे दिया Q। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रचना में कि PQ समांतर है AB के और AB समांतर हमें दे रखा है DC के, यानी कि AB और DC के ही समांतर हमने एक रेखा PQ खींच दिया। अब इससे क्या होगा कि AB जो है वो PQ के समांतर होगा और जो यहाँ पे DC है वो भी PQ के ही समांतर होगा। अब हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे कि POQ यहाँ पे लिखा हुआ है। हम या P से Q लिखें या P से O लिखें, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो AB होगा वो PO के समांतर होगा। चाहे हम इतनी दूरी लिखें चाहे इतनी दूरी लिखें। मैंने बताया था कि दोनों भुजाएं यहाँ पे क्या है, समांतर हो सकती हैं। जैसे एक भुजा यहाँ पे ये दे रखी है और दूसरी भुजा यहाँ पे दे रखी है। भले ही भुजा छोटी बड़ी हो पर वो एक दूसरे के समांतर ही मानी जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे रचना कर लिए हैं कि जो PQ के समांतर एक हमने यहाँ पे AB और DC के समांतर एक रेखा हमने PQ खींच दिया। अब यहाँ पे त्रिभुज हम ले लेंगे AD और B। त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बना हुआ है। त्रिभुज जो ADB बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये A है, ये D है और ये B है, और यहाँ पे बिंदु O है और यहाँ पे बिंदु P है। तो अगर यहाँ पे दे रखा है कि जो AB होगा वो PO के समांतर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि PO समांतर होगा AB के। अगर PQ समांतर है AB के तो PO भी समांतर ही होगा AB के। अब यहाँ पे अगर समांतर है तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि जो AP है, AP अपान PD वो हो जाएगा BO अपान DO के। BO अपान OD कहें
बी ओ अपान ओ डी। अब यहाँ पे ओ डी है तो ओ डी लिखें या डी ओ लिख दें, दोनों बराबर ही होगा। इसको लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम दूसरा समीकरण ले लेंगे, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, और दूसरा त्रिभुज है यहाँ पे त्रिभुज ए डी और सी। अब देखेंगे कि ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। ये वाला हमें त्रिभुज लेना है, बाकी का हम हटा देते हैं पार्ट, जितना काम का है हम उतना ले लेते हैं। यहाँ पे बिंदु ओ है, तो अब हम त्रिभुज लेंगे ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में हम देखेंगे कि जो पी ओ है वो समांतर हो जाएगा डी सी के। पी ओ समांतर है डी सी के, तो अगर पी ओ डी सी के समांतर है तो यहाँ भी वही प्रमेय यूज होगी, ए पी अपान पी डी बराबर ए ओ अपान ओ सी, ए ओ अपान ओ सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ओ सी को हम सी ओ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ये थेल्स प्रमेय से। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ए पी अपान पी डी यहाँ भी है और ए पी अपान पी डी यहाँ भी है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इससे क्या होगा कि बी ओ अपान जो डी ओ होगा वो बराबर होगा ए ओ अपान सी ओ के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो बी ओ अपान जो डी ओ होगा वो बराबर हो जाएगा ए ओ अपान सी ओ के। हमें निकालना क्या है, ए ओ अपान बी ओ, तो बी ओ को हम लाएंगे नीचे और सी ओ को हम इधर ले जाएंगे। तो सी ओ को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी ओ अपान डी ओ, और ये ए ओ है, और बी ओ को हम लाएंगे नीचे। इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ओ अपान बी ओ बराबर हो जाएगा सी ओ अपान डी ओ के, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपान बी ओ बराबर है सी ओ अपान डी ओ के। हमें ये दर्शाना है कि जो ए बी सी डी चतुर्भुज हमने बनाया है वो एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम एक यहाँ पे चतुर्भुज बना लेते हैं। और इसका नाम दे देंगे ए बी सी और डी। इनके विकर्ण खींचेंगे बी डी, और इसका विकर्ण हो जाएगा ए सी, और ये कह रहा है कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। वहाँ पे हमने यहाँ से ओ से होते हुए एक यहाँ पे ए बी के समांतर रेखा खींचा था, यहाँ भी हमें ए बी के समांतर एक रेखा खींचना है, और यहाँ पे बिंदु P ले लेंगे और यहाँ पे बिंदु हम Q ले लेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि AB अगर PQ के समांतर है तो AB जो होगा वो PO के भी समांतर होगा। रेखा छोटी बड़ी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है, पर उनकी दिशाएं एक ही होना चाहिए। तो AB जो है PO के समांतर ही होगा, ऐसा नहीं कि हमने PQ को समांतर माना तो PO समांतर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे रचना पे लिखेंगे कि रचना में लिखेंगे कि PO के समांतर, PO समांतर है AB के। इसको हमने लिख लिया, ये हमने माना है। अब यहाँ पे त्रिभुज हम ले लेंगे ADB। अगर हम त्रिभुज ADB लेते हैं यहाँ से, इसको मैं बना देता हूँ अलग से। ये A है, ये B है और ये D है।
इसी के ए बी के समांतर एक मैंने रेखा यहाँ पे लिया है पी ओ। तो हमें पता है थेल्स की प्रमेय से 6.1 से, जो प्रमेय 6.1 है या थेल्स की प्रमेय हम कह लें कि अगर ए बी समांतर है यहाँ पे इसके, तो ये हो जाएगा ए पी अपान पी डी के। जो ए पी होगा, ए पी अपान पी डी होगा, वो बराबर हो जाएगा बी ओ अपान डी ओ के। और डी ओ को हम ओ डी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ओ डी है, चाहे हम डी ओ लिखें या ओ डी लिखें दोनों बराबर होगा। और इसको मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो हमें दिया है हमको ए ओ अपान बी ओ के बराबर सी ओ अपान डी ओ के। यहाँ भी डी ओ है, डी ओ है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे ऊपर बी ओ है और यहाँ पे डी ओ है, तो हम बी ओ को इधर लाएंगे और सी ओ को नीचे लाएंगे। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओ अपान सी ओ बराबर बी ओ अपान डी ओ। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 में बी ओ अपान डी ओ यहाँ भी है और बी ओ अपान डी ओ यहाँ भी है, तो बी ओ अपान डी ओ बराबर बी ओ अपान डी ओ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से बी ओ अपान डी ओ, बी ओ अपान डी ओ दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा ए पी अपान पी डी बराबर ए ओ अपान सी ओ के। हमको प्रूव करना है कि जो ए बी है वो समांतर है डी सी के। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो पी ओ है वो डी सी के समांतर है। यानी कि एक त्रिभुज यहाँ पे हम देखेंगे ए डी सी, अगर हम त्रिभुज ए डी सी को ध्यान से देखें वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे पी है और यहाँ पे ओ है। अगर हम इसी त्रिभुज में देखें ए डी सी में, तो यहाँ पे पी ओ जो है वो डी सी के समांतर तभी होगा जब यहाँ पे ए पी अपान पी डी और ए ओ अपान ओ सी होगा। यानी पी ओ और डी सी तभी समांतर हो सकते हैं, पी ओ और डी सी तभी समांतर हो सकते हैं जब ए पी अपान पी डी के हो और ए ओ अपान सी ओ के हो। ओ सी या सी ओ कुछ भी हम कहें। तो हमने देखा यहाँ पे ए पी अपान पी डी बराबर ए ओ अपान सी ओ है, ए पी अपान पी डी बराबर ए ओ अपान सी ओ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी ओ होगा वो समांतर होगा डी सी के, यानी पी ओ समांतर होगा डी सी के। अब इसको हम थेल्स की प्रमेय विलोम कहेंगे, थेल्स प्रमेय विलोम से, विलोम थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये चीज़ें निकल करके आ गई। अब हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक समलंब है, यानी कि ए बी समांतर होना चाहिए सी डी के। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पी ओ है वो ए बी के भी समांतर है और पी ओ जो है वो डी सी के भी समांतर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसलिए जो ए बी है वो सी डी के समांतर है या डी सी के समांतर है। अगर ए बी डी सी के समांतर है तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी सी डी, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई और एक्सरसाइज 6.3 की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।